दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से पैक्ड दही, लस्सी और मट्ठा पर सोमवार से 5% जीएसटी प्रभावी होने के कारण बिहार स्टेट मिल्क कॉरपोरेशन ने पैक्ड दही, लस्सी और छाछ के सभी पैक की कीमतों की बढ़ोतरी कर दी है। जी हां, अब आपको दही, लस्सी और छाछ खरीदने पर ज़्यादा जेब ढीली करना होगा। इस बात की जानकारी कॉम्फेड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। इस दौरान बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि खाने पीने की सामग्री पर 5% जीएसटी लगाया गया है। जीएसटी जब लॉन्च किया जा रहा था तो फिर कहा गया था कि इन सब चीज़ों पर टैक्स फ्री रहेगा। आज सरकार ने फिर से जनता को ठग लिया है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। आश्चर्य की बात यह है कि खाने पीने की चीज़ें पर जीएसटी कैसे बढ़ सकता है। आटा चावल पर टैक्स लगाया गया है जिसको गरीब खरीदता है। आपको बता दें कि चावल, गेहूं जैसे अनाज, दालों और आटे पर पहले 5% जीएसटी तब लगता था जब ये किसी ब्रांड के होते थे। अब आज से जो भी सामान पैकेट बंद है और लेबल लगा हुआ है तो उन पर भी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा दही, लस्सी और मुड़मुड़े जैसे अन्य वस्तु यदि पहले से पैक और लेबल वाली होगी तो फिर इन पर भी 5% की दर से जीएसटी लगेगा। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी बाइक या फिर स्कूटी चलाते हैं तो फिर ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखें, जहाँ वरना आपकी जेब ढीली हो सकती है। जहाँ अगर आप चप्पल या फिर सैंडल पहन करके स्कूटी और बाइक चलाते हैं तो फिर आपको झटका लग सकता है। अगर आप चप्पल और सैंडल पहन करके बाइक या स्कूटी चलाते हुए पकड़े गए तो फिर आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। चप्पल और सैंडल पहन करके बाइक या स्कूटी चलाना अपराध श्रेणी में आता है। मोटर वाहन अधिनियम नियम के मुताबिक ड्राइविंग करते समय निश्चित चीज़ें पहननी जरूरी है। इन नियमों को अनदेखी करने पर भारी पड़ सकता है। जहाँ चालक की सुरक्षा को देखते हुए ये नियम बनाए गए हैं जिनका पालन बहुत कम लोग करते हैं। जब भारत में ट्रैफिक नियम के मुताबिक अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं यानी कि मोटरसाइकिल चलाते हैं तो फिर आपको पूरी तरीके से बंद जूते पहनना जरूरी है। ऐसा ना करने पर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर आप चप्पल या फिर सैंडल पहन करके ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि यूपीएससी 2021 के टॉपर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शुभम कुमार की पहली पोस्टिंग सरकार द्वारा कर दी गई है। उन्हें बिहार के औरंगाबाद में सहायक समाहर्ता सह सहायक दंडाधिकारी के पद पर तैनात कर दी गई है। शुभम कुमार की तैनाती ऐसे जिले में की गई है जो बहुत पहले से अवैध बालू खनन के लिए बदनाम है। औरंगाबाद में चुनौती इतनी गंभीर है कि किसी भी अधिकारी के लिए औरंगाबाद जिले में अच्छे से काम करना दुभर है। आए दिन औरंगाबाद जिले के आला अधिकारियों के ट्रांसफर, निलंबन की खबरें आती रहती है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या शुभम कुमार अपने क्षेत्र अधिकार में अवैध बालू खनन माफिया की कमर तोड़ पाते हैं या फिर नहीं। बेशक औरंगाबाद में शुभम कुमार की पहली पोस्टिंग है लेकिन सरकार आम आदमी को उनसे काफी उम्मीदें हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने बड़ा खुलासा किया है। जब तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा है कि तेजस्वी हमारे साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाना चाहते थे। उन्होंने विमान यात्रा के दौरान मुझे खुद ये ऑफर दिया था। तेजस्वी यादव चाहते थे कि उनके परिवार को जेल न भेजा जाए, जहाँ उनके बदले भाजपा का सीएम उन्हें स्वीकार है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भाजपा नेता नित्यानंद राय पर आरोप लगाया था कि वे राजद में शामिल होना चाहते थे। इसके बाद से बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। दोस्तों बात करते हैं कि 18 जुलाई से खाने पीने की कई चीज़ों पर जीएसटी लागू हो गया है। जीएसटी के दायरे से बाहर रहे खाद्य सामग्रियों की कीमतें अब 5% जीएसटी लगेगा। जब पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। जीएसटी को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि रोजमर्रा की खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई है। गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है, लेकिन सरकार कहती है कि सब
चंगासी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वसूली सरकार होने का आरोप लगाया है। जहां राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई के मुद्दे पर जनता के समक्ष जवाब देना पड़ेगा। जो उन्होंने कहा है कि अब की बार वसूली सरकार, अब से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जनता से 5% जीएसटी वसूला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे तब उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन आज उन्होंने जनता को समस्याओं के गहरे दलदल में ढकेल दिया है, जिसमें लोग रोज धंसते जा रहे हैं। उनकी इस बेबसी पर प्रधानमंत्री मौन है, खुश हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का देश के 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को इंतजार है, लेकिन 12वीं किस्त के खाते में आने से पहले ही सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके तहत लाभार्थी अपने आधार नंबर से स्टेटस नहीं चेक कर पाएंगे। जी हाँ, सरकार की तरफ से एक और सुविधा को लाभार्थियों के लिए बहाल कर दिया है। अब एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी अपने मोबाइल नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन नंबर से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना में शुरुआत से लेकर के अब तक कई बदलाव किए जा चुके हैं। सरकार को जानकारी मिली है कि पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा लाखों अपात्रों की तरफ से भी उठाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई तक ई-केवाईसी जरूरी किया गया है। इस बार सरकार की तरफ से ई-केवाईसी कराने का अंतिम अवसर दिया गया है। यदि आपने समय रहते हुए ई-केवाईसी नहीं कराया है तो फिर आपकी 12वीं किस्त रुक सकती है, आपको 12वीं किस्त नहीं मिल सकती है। जिन किसानों की 11वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं, केवाईसी कराने के बाद उनके भी पैसे आ जाएंगे। आपको बता दूं कि पहले पीएम किसान पोर्टल के जरिए कोई भी किसान आधार नंबर, मोबाइल या फिर बैंक खाते के आधार पर स्टेटस की जानकारी ले सकता था, लेकिन बाद में पीएम किसान पोर्टल पर मोबाइल नंबर से स्टेटस देखने की सुविधा को बंद कर दिया गया है। इसके बाद केवल आधार नंबर या फिर बैंक अकाउंट्स के जरिए ही स्टेटस देखा जा सकता था। अब एक बार फिर से सरकार ने आधार और बैंक अकाउंट नंबर हटा करके मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए स्टेटस चेक करने की सुविधा शुरू की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। 2 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के ऑफिस के करीब 10 लाख रुपए लूट करके फरार हो गए। जहां थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। जहां घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच करके मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक घटना पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के घोरासन बाजार के है। यहाँ कई सालों से भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के कार्यालय है। जहाँ मंगलवार की सुबह अपराधियों ने सुरक्षा गार्ड को हथियार का भय दिखाया और तिजोरी में रखे रुपए को लूट करके फरार हो गए। हालांकि अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसे पुलिस ने जब्त करके जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और कहा गया है कि कानून का सख्ती से पालन कराया जाए। लेकिन बिहार के रोहतास जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां एक पुलिस ही कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। यह मामला बिहार के रोहतास जिले के काराकट का है। जहाँ काराकट थाना क्षेत्र के भरत कस्बा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी नशे की हालात में नाले में गिरे पड़े हैं। जी हाँ, तस्वीर में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी कोई चौकीदारी बताया जा रहा है, जिसकी पहचान दशरथ सिंह के रूप में की गई है। जहाँ लोगों ने उसकी वर्दी पर लगे नेम प्लेट से उसकी पहचान की है। सवाल उठता है कि एक पुलिसकर्मी जिस तरीके से शराब पीकर के नाले में पड़ा है, ये बिहार में शराबबंदी कानून की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। जिस पुलिसकर्मी खास करके चौकीदारों पर ये जवाबदेही है कि वे गांव में बिक रहे शराब की सूचना अपने आला अधिकारी को दें। अगर वही चौकीदार शराब पीकर के पड़ा रहेगा तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी लोगों तक मैसेज कैसे जाएगा। आपको बता दूं कि चौकीदार खुद अपने ही इलाके में नाले में गिरा पड़ा मिले, जो बेहद चिंताजनक है। ये मामला बिहार में शराबबंदी की पोल खोल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कि महंगाई की चौतरफा मार झेल रही आम जनता को बड़ी राहत मिली है। जब खाने के तेल की कीमतों तो कुछ समय पहले 200 रुपये के पास हो गई थी, उसकी कीमतों में गिरावट आने लगी है। जहां अडानी समूह की विल्मर ने एक ही झटके में फॉर्चून के तेलों के दाम में बड़ी गिरावट कर दी है। जब कंपनी के फैसले का असर दिखा है कि फॉर्चून के तेलों के दाम 30 रुपये तक गिर गए हैं। जब दरअसल सरकार ने कच्चे तेल की कीमतों में कटौती के लिए कई उपाय किए हैं, जिसके बाद सरकार ने तेल कंपनियों से कीमतों में जल्द से जल्द कटौती करने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर ने फॉर्चून के तेलों के दाम में एक ही झटके में 30 रुपये की कटौती करके आम जनता को बड़ी राहत दी है। अडानी समूह के फैसले के बाद तेल की कीमतों में
में 30 रुपये तक की गिरावट आ गई है। सबसे बड़ी गिरावट सोयाबीन तेल के दामों में आई है। इस फैसले का असर बाकी तेल कंपनियों पर भी होने लगा है। प्रतिस्पर्धा के दौर में बाकी तेल कंपनियां भी तेल की कीमतों में गिरावट कर रही है। हाल ही में धारा की कीमतों में 14 रुपये तक की गिरावट कर दी गई है। आपको बता दें कि धारा की बिक्री मदर डेयरी करती है। यह कंपनी ने प्रतिस्पर्धा और सरकार के निर्देशों को देखते हुए तेल की कीमतों में कटौती कर रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ट्रेन में सफ़र करते हैं तो फिर आपने देखा होगा कि बगल की कोई सीट अगर खाली रह जाती है, कोई वेटिंग वाली यात्री उस सीट के लिए टीटी से पूछता है तो जवाब मिलता है कि आपके लिए वे वैध नहीं है। या प्राथमिकता के आधार पर उस खाली सीट को अलॉट करने की बात कही जाती है। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि कोई अन्य यात्री उस सीट पर सवार हो जाता है, जबकि आप वेटिंग में रहते हुए उस सीट को नहीं पा सकते हैं। टीटीई से मिन्नतें करने के बाद भी आपको वह सीट नहीं मिलती है। माना जाता है कि टीटीई इससे खेल करते हैं और अपने चाहते को वह सीट रिजर्व कर देते हैं। जहाँ इससे पैसे की लेन देन का भी आरोप लगता है, लेकिन रेलवे के नए नियम के अनुसार अब ऐसा नहीं हो सकता। चार्ट बनने के बाद अगर कोई सीट खाली होती है तो फिर टीटीई अपनी मर्जी से किसी को वह सीट नहीं दे सकते हैं। फिलहाल ये नियम श्रम शक्ति एक्सप्रेस और कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस में लागू किया गया है। जहां अभी इन्हीं दोनों ट्रेनों में ये नियम लागू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे बाकी ट्रेनों में भी इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत चार्ट बनने के बाद खाली सीट का असली हकदार आदमी ही वह सीट लेगा। या टीटीई अपनी मर्जी से किसी को वह सीट नहीं दे सकता है। इसके लिए टीटीई को हैंड हेल्ड टर्मिनेट मशीन दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि क्या आपने कभी सांपों का मेला देखा है। जब बिहार के बेगूसराय जिले में विश्वड़ स्थान पर सावन की पंचमी के मौके पर स्नेक फेयर का यानी कि सांपों का मेला का आयोजन किया गया है। यहाँ युवा अपने हाथों में और गले में जहरीले सांपों को लपेटते हुए नजर आए। जहाँ अगर आप इन सांपों को करीब से देख लें तो फिर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये युवक निडर होकर के बड़े प्यार से इनके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जब बिहार के बेगूसराय जिले के मंसूरचक प्रखंड में विषहर स्थान आगापुर में नाग पंचमी के मौके पर सांपों के मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर लोगों ने दूध, धान का लावा, कटहल का कुआ लेकर के विश्वड़ स्थान में पूजा अर्चना की। यह विश्वड़ स्थान आगापुर में भव्य मेला का आयोजन परंपरागत रूप से किया जाता है। जब विश्वड़ स्थान के पूजा पंडाल में भक्तों के साथ कई युवा अलग अलग प्रजाति के सांपों को गर्दन में लपेट करके खेलते हुए नजर आए। जब वे सांपों को लेकर के मंडल में घूमते रहे, सांपों का खेल देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंसूरचक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। दोस्तों बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से सामने आ रही है, जहां सदर थाना के अवर निरीक्षक संतोष कुमार और उनके सहयोगी को मोहम्मद एनुअल हक को निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल टीम ने उन्हें 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, जिसके बाद अवर निरीक्षक संतोष कुमार और उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर को निगरानी की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा। जब पूर्णिया सदर थाना में सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार और बिचौलिया मोहम्मद एनुअल हक को 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायत के बाद निगरानी की टीम ने पहले सत्यापन किया और फिर जाल बिछा करके सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार और एक बिचौलिया यानी कि दलाल को घूस की रकम लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस साल 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को बिहार की सभी 8,067 ग्राम पंचायतों में 1,11,000 वार्डों में तिरंगा फहराया जाएगा। जहां तिरंगा झंडा फहराने के लिए सभी पंचायतों वार्डों को खर्च के रूप में 1,000 रुपये दिए जाएंगे। जब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन किया जा रहा है, इससे देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आस्था पैदा होगी। लोग अपने आप ही अपने घरों पर झंडा उत्तोलन करेंगे। जब सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 13 और 14 अगस्त को ग्राम पंचायतों में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य, सरकारी कर्मी तथा संविदा कर्मी हिस्सा लेंगे। इस ग्राम सभा में भारत की आज़ादी की लड़ाई के अलग अलग पहलुओं एवं स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही आयोजन का चयन किया जाएगा। पंचायत मुख्यालय में मुखिया और वार्ड में वार्ड सदस्य द्वारा ध्वज संहिता 2022 के नियमों का पालन करते हुए सरकारी स्थानों यथा पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन, मनरेगा भवन और वार्ड में बने हुए हर घर नल जल की टंकी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि मौसम विभाग ने बिहार में मानसून के फिर से एक्टिव होने के संकेत दिए हैं। जब बिहार के अररिया, चंपारण, किशनगंज समेत बिहार के 5 जिलों में आज बुधवार को भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। जहाँ अन्य 19 जिलों में भी मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में भी आज बुधवार को आंशिक बादल छाए हुए रहने और फिर छिटपुट बारिश के आसार हैं। आपको बता दूं कि बिहार में सोमवार से ही मौसम के मिजाज में आंशिक बदलाव आया है। जहाँ उत्तर बिहार के 1-2 जिलों में बारिश के सिस्टम की सक्रियता ने मानसून के दोबारा सक्रिय होने के संकेत दिए हैं। पिछले 24 घंटे में किशनगंज में 18.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं बांका के कटरिया में 4, कटिहार के बलरामपुर में 3 और किशनगंज के ठाकुरगंज में 1.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज बुधवार को इसका प्रसार उत्तर बिहार के कुछ अन्य जिलों में होगा। कल बृहस्पतिवार तक पटना समेत दक्षिण भागों में मानसून प्रभावी होने के आसार हैं, जिससे बारिश से संबंधित गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज बुधवार को उत्तर बिहार के 5 जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं बिहार के 19 जिलों में वज्रपात और फिर मेघ गर्जन के आसार हैं। बिहार में अगले 24 घंटे से 48 घंटे के दौरान मानसून के सक्रिय होने के साथ अलग अलग जिलों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सारण, वैशाली, सीतामढ़ी, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, गया, शेखपुरा, बांका, अररिया के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बचे हुए जिलों में तापमान में गिरावट आई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार को बिजली आपूर्ति करने वाली एनटीपीसी की 5 इकाइयों के अगले 1 महीने तक बिजली मिलने की उम्मीद नहीं है। जब 5 इकाइयों में 3 वर्तमान में मेंटेनेंस में चली गई है। वहीं बरौनी में स्थित उत्पादन इकाइयों से तकनीकी कमी की वजह से बिजली बाहर नहीं ला जा सकती है, इसलिए वहां उत्पादन नहीं हो रहा है। एनटीपीसी की कांटी की एक यूनिट बीते 23 जून से बंद पड़ी है। एक यूनिट से बिहार को 133 मेगावाट बिजली मिलती है। यह यूनिट अभी मेंटेनेंस में है। नवीनगर में स्थित रेलवे वाला यूनिट से बिहार को 23 मेगावाट बिजली मिलती है। ये यूनिट 9 जुलाई से बंद पड़ी है। पश्चिम बंगाल में स्थित एनटीपीसी की फरक्का उत्पादन इकाई की यूनिट 20 जून से बंद है। इस उत्पादन इकाई से बिहार को 101 मेगावाट बिजली मिलती है। दोस्तों बात करते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार द्वारा कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की मांग को पूरा नहीं करने पर देशव्यापी कृषि हड़ताल की चेतावनी दी है। जब बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आए राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंडियों की व्यवस्था को बहाल करने के लिए भी कहा है और बिहार में मजबूत किसान इकाइयों की अनुपस्थिति पर खेद जताया है। जब भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मंडियों की बहाली की मांग पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करूंगा। जब से उन्हें भंग किया गया है, राज्य के किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और मोदी सरकार के नया कृषि कानून लाने पर इसको लेकर के आशंकाएं अन्य राज्यों के किसानों को भी थी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2006 में कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम को खत्म करने से बिहार के किसानों को अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि किसानों को अब हरी खाद यानी कि प्राकृतिक उर्वरक पर वापस जाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक रूप से विकसित उर्वरक पर्यावरण के लिए खतरनाक और महंगे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर इससे उत्पादकता में गिरावट आती है तो फिर ऐसा ही हो। यह सरकार यह एमएसपी गारंटी की हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वे जानती हैं कि किसान उत्पादन करना बंद नहीं करेंगे और बेचने के रास्ते तलाशेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेल कंपनियों ने आज बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। जब भागलपुर, पूर्णिया, गया और मुजफ्फरपुर समेत अधिकतर शहरों में तेल के दाम वहीं के वहीं हैं, स्थिर है। हालांकि पटना, मधुबनी, सहरसा, छपरा जैसे कुछ एक शहरों में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में हल्की फुल्की बढ़ोतरी की है। राजधानी पटना में आज बुधवार को तेल के दाम में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ पेट्रोल 11 पैसे और डीजल 10 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। मधुबनी, सहरसा, छपरा और बेतिया में भी तेल की कीमतों में हल्का इजाफा देखने को मिला है। अन्य सभी जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब भागलपुर, बेगूसराय, आरा, बक्सर, दरभंगा, मोतिहारी, गया, गोपालगंज, किशनगंज, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी समेत अन्य जिलों में तेल के दाम स्थिर हैं। सिर्फ हाजीपुर में आज बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी देखने को मिली है। यहाँ तेल 7 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हुआ है।
दोस्तों बात करते हैं कि पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे जुड़े 19 उत्पादकों को बीते 1 जुलाई से बैन कर दिया गया है। इनकी बिक्री, उत्पादन और उपयोग पर जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं, मगर बैन होने के लगभग 18 दिन के बाद भी बाजार में धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक मिल रही है। किराना दुकान से लेकर के सब्जी दुकानदार तक प्लास्टिक की थैली ग्राहकों को दे रहे हैं। वहीं कार्रवाई के नाम पर नगर निगम की ओर से महज खाना आपूर्ति की जा रही है। हर दिन 1-2 किलो जब्त करके कुछ जुर्माने लगा करके छोड़ दिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के विधान परिषद सदस्यों को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें बिहार के विधान परिषद के सदस्यों की स्थिति को लेकर के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधान परिषद के 63% ऐसे सदस्य हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2 एमएलसी पर मर्डर का केस और 9 पर हत्या के प्रयास का मामला चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा में करोड़पति का बोलबाला है। 90% एमएलसी करोड़पति हैं। 60 सदस्यों में से 25 सदस्य ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा है। सबसे ज्यादा धनी निर्दलीय सच्चिदानंद राय हैं, जहां इनकी कुल संपत्ति 1108 करोड़ की है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के एमएलसी राजीव कुमार आते हैं, जिनकी संपत्ति 159 करोड़ आंकी गई है। वहीं सबसे गरीब आरजेडी से मुन्नी देवी है, जिनकी संपत्ति मात्र 29 लाख की है। बिहार विधान परिषद के 60 सदस्यों में से 38 सदस्य आपराधिक मामले में आरोपी हैं। इनमें 20 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 9 सदस्य ऐसे हैं जिन पर हत्या के प्रयास के आरोप हैं और 2 सदस्यों के विरुद्ध हत्या जैसे मामले चल रहे हैं। 2 के खिलाफ महिला अत्याचार के आरोप हैं। यदि दलवार तरीके से आरोपी सदस्यों की बात करें तो बीजेपी के 16 में से 11 सदस्यों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। आरजेडी 14 में से 10 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं जेडीयू के 17 में से 8 एमएलसी पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा के रिहायशी इलाके में मंगलवार को घी बनाने के दौरान एक कारोबारी के मकान में भीषण आग लग गई। इस आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान घी में आग लगने से पूरे मकान में आग पकड़ ली और मकान के अंदर रखे गए सामान धू धू करके जल गए। यह भीषण आग लगी की घटना नगर थाना क्षेत्र के सुनारपट्टी रोड में इलाके की है। बताया जाता है कि कारोबारी घर पर ही घी बनाने का काम करता था, कारखाना चलाता है। घी कारोबारी के घर में लगी भीषण आग को देख करके आसपास के लोग भी घर से बाहर निकल गए। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब मकान से लोग किसी तरीके से अपने जान बचा करके बाहर सुरक्षित निकले। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दोस्तों बात करते हैं कि फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद छानबीन में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई ने मिशन 2047 के लिए बिहार में 2 स्तर की प्लानिंग की है। पीएफआई पहले चरण के तहत बिहार के दूर दराज के इलाकों में स्थित मस्जिदों को साधने की साजिश रची, ताकि अपना संदेश बिहार के अंदरूनी हिस्से में फैलाया जा सके। दूसरे चरण के तहत शारीरिक शिक्षा को रखा गया है। इसके तहत युवाओं को मार्शल आर्ट, तलवारबाजी आदि सिखाने की प्लानिंग है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वापस जाने के वाले युवाओं को अपने गांव और फिर इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिए जाने की बात कही गई है, ताकि उन लोगों को संगठन से जोड़ा जा सके। पीएफआई की साजिशों का पता चलने से केंद्रीय एजेंसियों के साथ ही बिहार पुलिस भी सतर्क हो गई है। सूत्रों के अनुसार पीएफआई के निशाने पर खास करके बिहार का सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका है। इन दोनों इलाके के अधिकांश जेलों की सीमाएं नेपाल से लगती है और यहाँ के दूर दराज वाले इलाकों में भी काफी पिछड़े हैं। पीएफआई इन इलाकों में अनपढ़ और बेरोजगार युवाओं को टारगेट करने की फिराक में है। इससे पहले गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में पूर्णिया, कटिहार, अररिया, फारबिसगंज, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बांका जिलों में पीएफआई द्वारा कैंप लगाने की बात सामने आ चुकी है। नए खुलासे से सुरक्षा एजेंसियां भी चौकस हो गई है, ताकि पीएफआई के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि कलयुग में आज जहां वृद्ध माता पिता की सेवा करना बेटा और बहू एक बोझ मानते हैं, तो वहीं इसी कलयुग में बिहार का एक पुत्र और पुत्रवधू यानी कि बेटा और बहू श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। सावन मेला में ये पति पत्नी अपने माता पिता को ठीक उसी तरीके से तीर्थ पर निकला है जो कभी श्रवण कुमार निकलते थे। जब बिहार के जहानाबाद के रहने वाले चंदन कुमार और उनकी पत्नी रानी देवी माता पिता को देवघर ले जाने के लिए श्रवण कुमार बन गए हैं और अपने माता पिता को लेकर के बाबा धाम की यात्रा
यात्रा पर निकल गए हैं। जहाँ सुल्तानगंज से जल भर करके दोनों देवघर के लिए प्रस्थान किए हैं। चंदन कुमार ने बताया है कि हम प्रत्येक महीने सत्यनारायण व्रत का पूजा करते हैं और उसी के दौरान मन में इच्छा जाहिर हुई कि माता और पिताजी को बाबा धाम की पैदल तीर्थ कराने की, लेकिन माता और पिताजी वृद्ध है तो फिर ऐसे में 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल तक करना संभव नहीं था। चंदन ने बताया है कि इसके पहले मैंने अपनी पत्नी रानी देवी को बताया तो उन्होंने भी इसमें अपनी भागीदारी देने की हिम्मत दी। इसके बाद हम दोनों ने ये कार्य करने की ठान ली और इसके लिए माता पिता की भी अनुमति ली और निकल पड़े कांवड़ यात्रा पर। चंदन ने बताया है कि इसके बाद मैंने निर्णय लिया है कि माता पिता को हम बहंगी में बैठा करके अपने कंधे में के बल पर इस यात्रा को सफल करेंगे। इसी दौरान मैंने एक मजबूत कांवड़नुमा बहंगी तैयार करवाया और रविवार को सुल्तानगंज से जल भर करके उस बहंगी में आगे पिताजी और पीछे माताजी को बैठा करके यात्रा शुरू की। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बूढ़ी गंडक नदी में दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां पर 3 बच्चों के डूबने से जान चली गई, जिसमें 2 बच्चों के शव को बरामद कर लिया गया है जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। घटना मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के मीनापुर ओपी में स्थित बहादुरपुरी बूढ़ी गंडक नदी की है, जहां पर नहाने के दौरान 3 बच्चे गहरे पानी की ओर चले गए। इसके बाद तीनों उसमें डूबने लगे, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। इस दौरान मौके पर जुटे लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में फुलवारी शरीफ पीएफआई नेटवर्क के खुलासे के बाद पुलिस लगातार इस नेटवर्क से जुड़े 26 संदिग्धों की तलाश कर रही है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 20 अन्य के लिए लगातार बिहार और फिर देश के अन्य राज्यों में छापेमारी चल रही है। इसी कड़ी में पीएफआई के खिलाफ एक्शन के विरोध में दरभंगा में रविवार को पीएफआई के लोगों ने शहर में जुलूस निकाला और पीएफआई के झंडे लहराए। पीएफआई के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पटना पुलिस झूठी और मनगढ़ंत कहानी के आधार पर उनके संगठन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने 11 जुलाई को अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया है, फिर 3 दिनों के बाद दोनों को दहशतगर्द से जोड़ दिया। महबूब आलम ने कहा है कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन पीएफआई के सदस्य नहीं हैं, बल्कि दोनों एसडीपीआई के सदस्य हैं। मोहम्मद आलम ने कहा है कि पीएफआई पर जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया है वह राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। आलम ने कहा है कि पीएफआई पटना में सेव द रिपब्लिक गणतंत्र बचाओ विषय पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही थी। इसी को प्रभावित करने के लिए पटना पुलिस ने पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की है। जब पीएफआई ने पुलिस की इस थ्योरी को खारिज किया है कि उनका संगठन 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है। जब पीएफआई की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह नीतीश कुमार सरकार पर बीजेपी के दबाव की वजह से है। दोस्तों बात करते हैं कि बांस की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। जहां विशेषज्ञों के अनुसार बांस के पौधों के लिए किसी खास तरह की उपजाऊ जमीन की आवश्यकता नहीं होती है। भारत के कई राज्यों में बांस की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सरकार भी अब देश में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। जहाँ कई राज्य सरकारें किसानों को बांस की खेती करने पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। जहाँ सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों को बांस की खेती करने पर 50,000 रुपये की सब्सिडी देती है। जी हाँ, बांस की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बंजर जमीन पर भी किया जा सकता है। साथ ही इसे पानी की भी कम आवश्यकता होती है। एक बार लगाने के बाद बांस के पौधे से 50 साल तक उत्पादन किया जा सकता है। राष्ट्रीय बांस मिशन के अनुसार देश में इस समय 136 बांस की प्रजातियां की खेती की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवादों में आई भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक बार फिर से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नुपुर शर्मा ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाएं। नुपुर शर्मा ने कोर्ट से अपील की है कि कोर्ट देश भर में उनके खिलाफ दर्ज केसों पर एक साथ सुनवाई के लिए निर्देश जारी करे। आपको बता दूं कि भाजपा की प्रवक्ता रहते हुए नुपुर शर्मा ने मई महीने में पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद बयान दिया था। इसके बाद पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया था। नुपुर के बयान के खिलाफ 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई। 10 जून को प्रयागराज, रांची, सहारनपुर, हाथरस समेत देश के कई शहरों में नुपुर के बयान के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद हिंसा और उपद्रव हुआ। इसके अलावा 21 जून को महाराष्ट्र में अमरावती और 29 जून को राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्टर लगाने वाले लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नुपुर शर्मा के खिलाफ 1 दर्जन से भी ज्यादा FIR दर्ज है। उन पर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में मुकदमे दर्ज हैं, जहां उन पर धार्मिक
भावनाएं आहत करने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा दंगा भड़काने का भी मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा मुंबई में 2, दिल्ली, हैदराबाद और श्रीनगर में एक मामला दर्ज है, जहाँ सभी जगह नूपुर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि जहां दुनिया अभी कोरोना संकट से उबर नहीं पाई है, वहीं अब दुनिया के सामने एक और संकट की घंटी बज गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने नए संक्रमण की पुष्टि की है, जिसका नाम मार्बर्ग वायरस है। यह वायरस अक्सर चमकदार से फैलता है, जिसकी मृत्यु दर 88% तक है। ये भी एक खतरनाक वायरस है। दक्षिणी यूएकेंडो प्रांत में इस वायरस का पहला मामला सामने आया है। WHO संगठन ने इस नए वायरस के खुलासे किए हैं। अगर आपको इस वायरस के बारे में पूरी तरीके से डिटेल से जाननी है तो आप केडीबी लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। केडीबी लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वायरस के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताया गया है। आपको इस वायरस से जुड़ी हुई आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस वायरस के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जान सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि तलाक हसन के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इसे अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होगी। अपनी याचिका में एक मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट से तलाक हसन के साथ सभी तरह के एक तरफा एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक के तरीकों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। जब पीड़िता ने लिंग, जाति, धर्म के लिए तलाक पर समान कानून की मांग की है। आपको बता दूं कि इस पर पहले से हाल के दिनों में सरकार ने कानून बना रखा है। मुस्लिम महिला जो याचिका करता है उनके तरफ से पिंकी आनंद उनका केस हैंडल कर रही है। पिंकी यादव ने बताया है कि महिला को एक नाबालिग बच्चा भी है और उसे तलाक का 3रा नोटिस मिल चुका है। फिर न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की बेंच ने 4 दिन तक का वक्त दिया गया है और 4 दिन बाद इस याचिका पर सुनवाई होनी है। पीड़िता ने अपनी याचिका में जिक्र किया है कि 3 तलाक इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। तो अगर आप इस बारे में यानी कि तलाक हसन के बारे में पूरी विस्तार से डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर के आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जान सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मौसम में आज से बड़ा बदलाव होने की संभावना है। जब पिछले कई दिनों से बिहार में बारिश नहीं होने से किसान से लेकर के आम लोग गर्मी से परेशान हैं। खेत सूख रहे हैं, नहरों में पानी नहीं है। लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि आज से ये स्थिति बदल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज से बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात हो सकता है। ऐसे में इन जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अन्य 19 जिलों में भी मौसम बदलने का अनुमान है। राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में भी आज आंशिक बादल छाए रहने और फिर छिटपुट बारिश के आसार हैं। जब पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज बुधवार को उत्तर बिहार के 5 जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ ही भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दोस्तों बात करते हैं कि नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान को लेकर के शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयपुर जैसा मामला अब बिहार के सीतामढ़ी में सामने आया है, जहां एक युवक पर नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। यह युवक का आरोप है कि उसे बीच बाजार में दौड़ा करके इतने चाकू मारे गए कि वह खून से लहूलुहान हो गया। इतना ही नहीं, उसे गंभीर हालात में ICU में रेफर कर दिया गया है। दरअसल जिस युवक पर यह जानलेवा हमला हुआ है उसका नाम अंकित झा है, जो कि सीतामढ़ी के नानपुर के बहरा गांव का रहने वाला है। फिलहाल दरभंगा के DMCH के ICU वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। अंकित का चाकू लगने के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जहां उसका आरोप है कि नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर उस पर हमला हुआ है। जहां वहीं इस मामले के बाद पुलिस और सरकार में हरकत मच गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अंकित के बताए अनुसार वह अपने दोस्त के साथ एक दुकान पर बैठ कर के मोबाइल में स्टेटस देख रहा था, जहाँ उसमें नुपुर का वीडियो था। बस इसी दौरान अचानक पीछे से कुछ लोग आए और पूछने लगे कि क्या तुम नुपुर शर्मा के समर्थक हो? अंकित ने कहा कि हाँ, मैं उनका समर्थक हूँ। बस इसके बाद आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। जब पीड़ित युवक ने बताया है कि आरोपियों ने चाकू से हमला करने से पहले उसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं उड़ाया। इसके बाद जम करके गाली गलौज करने लगे। जब अंकित ने इसका विरोध किया तो फिर उसकी कमर के दाहिने तरफ के पास चाकू से हमला कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के औरंगाबाद जिले में एक बच्चे को पिछले 2 सप्ताह से चौथी बार सांप के काटने के डर से परिवार वालों ने बाहर भेज दिया है। ये अजीबोगरीब मामला औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रहने वाले नीरज भगत की पिछले 15 दिनों में
3 बार सांप ने काट ली। जब तीनों बार बच्चा ठीक भी हो गया। जब अब चौथी बार बच्चे को सांप ना काटे, इस डर से परिवार वालों ने उसके बुआ के घर जहानाबाद भेज दिया है। लोगों का कहना है कि बच्चा यहाँ रहा तो फिर उसे सांप काट सकता है। वैसे बार बार बच्चे को सांप काटने का ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर बार बार सांप काटने की घटना से बच्चा भी काफी डरा सहमा हुआ है। जहाँ वही परिवार वाले भी बच्चे को लेकर के चिंतित है। परिवार वालों का कहना है कि बार बार सांप काटने से परिवार के लोग काफी डरे हुए हैं। आपको बता दो कि 2 सप्ताह के बीच 3 बार इस बच्चे को सांप ने काटा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती 3 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। जहां एसकेएमसीएच के पीआईसीयू वार्ड में भर्ती जिले के कांटी प्रखंड और सीतामढ़ी के 2 बच्चे की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। इसके अलावा चमकी बुखार के 2 बच्चे भर्ती किए गए हैं। जहां उपाध्यक्ष सह शिशु विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया है कि कांटी निवासी मुकेश शाह की 4 साल की पुत्री अलका कुमारी में एईएस की पुष्टि हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान 367 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा 115 मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 140 लोग स्वस्थ हुए हैं। बिहार में कोरोना के एक्टिव केस 2600 तक पहुंच गए हैं। जहाँ हर दिन 1 लाख से अधिक लोगों के सैंपल का टेस्ट किया जा रहा है। जहाँ हर दिन 33 से 34 जिले में नए केस अब मिलने लगे हैं। जब बीते 24 घंटे में पटना में 115, मधुबनी में 31, सुपौल में 35, गया में 23, अररिया में 10, अरवल में 1, औरंगाबाद में 5, बांका में 13, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 32, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, पूर्णिया में 4, रोहतास में 2, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 8, सारण में 2, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 6, वैशाली में 4, वेस्ट चंपारण में 1, भोजपुर में 1, दरभंगा में 6, ईस्ट चंपारण में 1 और गोपालगंज में 1 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में बीते 24 घंटे में 73,915 लोगों की जाँच हुई है। अब तक कुल 8,24,394 मरीज ठीक हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि एक बार फिर से बिहार में अग्निवीर पर सियासत गरमाया हुआ है। यह पहले जहां जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र को लेकर के सवाल उठाया था, वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आरएसएस की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवाद संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। इससे पहले जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर एतराज जताया था। जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है जब उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जहां संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।